लम्हों ने खता की, सदियों ने भुगतान किया। साथियों, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, लेकिन कोई पल भर की गलती कहिए या कोई क्षणिक आवेग में आकर कोई व्यक्ति कानून तोड़ देता है और वो जेल में पहुंच जाता है। लेकिन एक सभ्य राष्ट्र वही है जहां की जेल जी। सुधारवादी नियमों को लेकर आगे बढ़ रही हो। और आज हम जिस जेल में आए हैं वो एक प्रेरणा है सभी सुधार ग्रहों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को लेकिन मुख्य इतना धारा से है नहीं जोड़ने लोगों के लिए में, कई स्किल्स सिखाए जाते तो हैं। आपको ये सब यहाँ कैसे पे पता? एफएम भी है और यहाँ पर इनका खुद का पेट्रोल पंप है जहाँ इनके खुद के कैदी ही काम करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब ये यहाँ से बाहर निकले तो समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। साथियों, ये सब बिना प्रशासन की मदद के नहीं हो सकता। और इसी कड़ी में आज हम मिलने आए हैं कुरुक्षेत्र जेल के अधीक्षक श्री सोमनाथ जगत जी से। और आइए मिलते हैं और देखते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर जेल में है और कैसे वो काम करते हैं। आइए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी, आइए प्लीज बैठिए। सर शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। जी। किस तरह का कार्य है वो करते हैं, कैसे व्यवस्था संभालते हैं? सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जी में। धन्यवाद धन्यवाद। सर हमारे कुछ सवाल हैं जेल प्रशासन को लेकर। जी तो पहला सवाल तो ये है कि धनंजय चटर्जी को जब फांसी के लिए लेके जाया जा रहा था तो उसने वहाँ के जो पुलिसकर्मी जो उसको लेके जा रहे थे तो उसने एक सवाल किया कि क्या मेरे बाद अपराधियों को सज़ा होगी? तो ये सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, मैं मानती हूँ, लेकिन जो आम लोग हैं उनके मन में ना एक पुलिस के लिए सिर्फ परसेप्शन बनी हुई है कि पुलिस गलत करती है। लेकिन जब हमने यहाँ देखा, हम पिछली बार भी यहाँ जेल में आए तो हमने देखा कि बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो एक बात बताइए सर, ऐसा क्या किया जा सकता है कि भाई जो आम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पुलिस को अपना दोस्त माने और अपराधी जो हैं, बदमाश लोग डरें? सर मैडम, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप हिंदुस्तानी हैं, आप भी भारतीय नागरिक हैं, मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ। और आपने सुना होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कठोर व लचीला है। कठोर जो है वो अपराधियों के लिए है, क्योंकि जब किसी अपराधी को, कोई कुख्यात अपराधी है या गैंगस्टर है या किसी भी तरह का कोई वो है, जब उसको सज़ा देनी है तो उस टाइम पे हमारा जो संविधान है उसमें कई कठोर सज़ाओं का प्रावधान है। जैसे डेथ सेंटेंस है, फांसी की सज़ा है, लाइफ सेंटेंस है, इस तरह से कई तरह की हैं। और लचीला का है, लचीला इसलिए रखा गया मैडम कि कहते 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनहगार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब 100 गुनहगार चाहे बेशक छूट जाएं, पर एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये आप समझते होंगे कि बड़ी है। तो ये इसीलिए किया गया है, जो लचीला रखा गया वो इसीलिए रखा गया है कि जब हमारी जुडिशरी कोई भी काम करती है तो उसमें वो बिल्कुल नाप तोल के एकदम से वो तथ्यों तक, उसकी डेप्थ तक जाती है कि हाँ, क्या इसने क्राइम किया है, क्या ये क्राइम कर सकता है, जिस तरह का भी क्राइम है। क्योंकि मैडम ऐसे है कि जब जजेस वहाँ पे बहस करते हैं एडवोकेट्स के साथ, दोनों पक्ष को सुनते हैं, पुलिस को सुनते हैं, पुलिस अपने एविडेंस प्रस्तुत करती है, जो भी उनके एविडेंस रहते हैं, उसके बाद वो बहस होती है, वो जाते हैं और वो देखते हैं। अच्छा, जजेस जो है मैडम एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज को बहुत वो करते हैं। आप देखिएगा, जो क्रिमिनल रहते हैं, गैंगस्टर हैं, क्रिमिनल हैं या जो हैबिचुअल हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और एक आम जन की बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल वो बिल्कुल अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट ऐसे हो जाती है, उनके अंदर एक शैतान पनप जाता है जो उन्हें ये सब करने पे मजबूर करता है। आम आदमी है या जिसने पहली बार कोई ऑफेंस किया है या उससे हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, उसने कभी ऐसा किया नहीं, उससे हो गया, परिस्थिति के अनुसार हो गया, गलती से हो गया या उसको फंसा दिया गया। तो इस तरह से है, जो मैंने कहा कठोर और लचीला, तो उसका यही है कि अपराधियों के लिए कठोर है और लचीला इसलिए है कि उसमें फिर वो देखते हैं, जो हमारी जुडिशरी है, बहस होती है, सुनते हैं, अपना उसको पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और जब उन्हें लगता है कि नहीं, ये गलत है, इसके साथ गलत हो रहा है, एविडेंस इसके अगेंस्ट नहीं है, पुलिस पूरे एविडेंस प्रस्तुत करने में अपना असफल रही और इसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं जा रहे, तो वो उसको फिर सज़ा नहीं देती और उसको कई बार जो है वो छोड़ देती है, उसकी सज़ा को माफ़ कर देती है या उसको कोर्ट से बरी कर देती है, इस तरह से।
कि आपने वो धनंजय चटर्जी का जिक्र किया जी सर। कि उन्होंने कहा कि क्या मेरे बाद भी अपराधियों को सजा मिलेगी। तो मैडम मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कानून के हाथ बहुत लंबे रहते हैं। जी अपराधी जो है वो छुप तो सकता है पर बच नहीं सकता। जैसे एक बोला जाता है ना कि उस मालिक की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो पता चलती है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। तो सेम मैडम हमारे कानून व्यवस्था का रहता है। अपराधी जितना भी शातिर हो, कितना भी शातिर हो, छुप सकता है, बच नहीं सकता। कभी ना कभी वो कानून के हत्थे जरूर चढ़ता है, और चढ़ने के बाद फिर उसका जुडिशियल रिमांड और वो सब चलता है, पूछताछ ये वो, और फिर उसको सज़ा दी जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा धनंजय चटर्जी वाले मैटर में कि हाँ, पुलिस दोस्त होती है, सबकी दोस्त होती है, लेकिन सिर्फ एक गुनहगार को छोड़ के, क्योंकि गुनहगार की पुलिस कभी दोस्त नहीं हो सकती, एक क्रिमिनल की दोस्त नहीं हो सकती, लेकिन आम जन की, आम मानस की पुलिस दोस्त है। पुलिस हमेशा सहायता के लिए रहती है, और अपराधियों को सज़ा दिलवाना और अपराधियों को जेल तक पहुंचाना ही पुलिस का मेन जो है वो उद्देश्य रहता है। जी जी सर, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया कहा कि सच को हम कितनी भी परतों में दबा दें, वो एक जी। ना एक दिन प्रकट ज़रूर होता है। जी सर एक और बात बताइए कि जो जेल है वो टॉप 10 स्ट्रेसफुल जगहों में से एक है। जी। तो यहाँ पर काम करना, क्योंकि आपने 24 घंटे इसी माहौल में रहना है, जी। इसी लोगों के बीच में रहना है, आपके जो कर्मचारी हैं और आपको भी। तो सर पीछे हमने सुना, सबको पता है इस चीज़ का कि आपको जान से मारने की भी धमकी मिली। जी, तो जी। सर आपको डर नहीं लगता? मैडम, डरना उस मालिक से चाहिए। मैं थोड़ा रिलीजियस टाइप से हूँ, इसलिए बार बार मैं मालिक का जिक्र करता हूँ, क्योंकि उस परमात्मा को मानता हूँ जिसने हमें जीवन दिया। और आपने भी सुना होगा मैडम कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ठीक है। जब तक जितना मेरा अन्न जल इस धरती पे लिखा है वो मैं खाऊंगा, और जब तक वो मालिक नहीं चाहेगा तब तक मेरे को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे को उस मालिक पे ब्लाइंड फेथ है, मतलब एकदम से आंख बंद करके मैं उन पे विश्वास करता हूँ। और धमकियाँ क्या है मैडम, धमकियाँ आती रहती हैं, और ये धमकियाँ क्या है, धमकियाँ हमें अंडर प्रेशर करने के लिए रहती है, हमें डराने धमकाने के लिए कि आपको मार देंगे, आपके परिवार के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की धमकियाँ चलती रहती है, हम परवाह नहीं करते। यदि हम ऐसी धमकियों की परवाह करेंगे और ऐसे धमकियों से डर के हम रुक जाएंगे तो हम मैडम एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बताया था हमारी ड्यूटी जो सिविल पुलिस है उससे हटके है। सिविल पुलिस का काम है कि अपना डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपराधी को पकड़ना, पकड़ के जज के पास लेके जाना, और उसके बाद जज उनको जेल में भेजता है। ठीक, उनका काम इतना है। हमारा काम है अपराधी को यहाँ पे बंद करके रखना, उसके साथ डील करना। पुलिस ने 12 घंटे या 24 घंटे या 48 घंटे उसको अपने पास रखा, पकड़ा, पेश किया और भेज दिया। हम यहाँ पे सालों साल रखते हैं। क्रिमिनल्स भी रहते हैं हमारे पास, बड़े बड़े गैंगस्टर्स रहते हैं, आतंकवादी भी रहते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैडम हम डर के नौकरी नहीं करते। हमें डे 1 से ये सिखाया जाता है कि डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो डरने का मतलब नहीं है, और जान की बात है मैडम उस मालिक के हाथ में है। जब वो बुलाएगा चले जाएंगे, जब तक वो नहीं चाहेगा तो कोई जितना भी जोर लगा ले नहीं कुछ कर सकता। अपराधियों के साथ हमारा बिहेव जो है जी सर, वो नॉर्मल जेल में देखिए, जेल में अपराधी हैं, जेल में कौन रहेगा? जो अपराध जिसने किया वो रहेगा। और इसमें कुछ ऐसे भी है जो वक्त के मारे लोग आगे, उन्होंने अपराध हो गया उनसे, वक्त ने करवा दिया, मजबूरी में कर दिया, या वो फंस गए किसी कारण से, तो उनसे और जो गैंगस्टर हैं या अपराधी हैं उनके साथ हमारी डीलिंग थोड़ा डिफरेंट रहती है। मतलब हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं रहता। हमारा उनको रखने के लिए भी अलग से प्रावधान है। जेल में हम उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखते हैं। उनके लिए जो हमारा वो रहता है, आचरण रहता है, वो थोड़ा अलग रहता है, और बाकियों के साथ वो ठीक रहता है। हम उनको भी सुधारने की कोशिश करते हैं कि वो सुधर जाएं, उनमें कुछ चेंज आ जाए, लेकिन हमारा जो अंदर का वो रहता है माहौल, वो सबके लिए एक जैसा रहता है। बट थोड़ा अपराधियों के साथ हम थोड़ा सा सख्ती से रहते हैं, बाकियों के साथ आराम से रहते हैं। जी सर बिल्कुल, आप भगवान को जो साथ में लेकर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सर एक और बात आप बताइए कि जैसे कि एक टीचर
होता है उसको सभी बच्चे संभालने पड़ते हैं, घर में भी सब जी। अलग अलग स्वभाव के होते हैं। आपने बताया कि यहाँ गैंगस्टर भी आते हैं, कुछ ऐसे भी जो मजबूरी में किसी से जी। कोई गलती हो गई वो भी आ जाता है। तो सर एक बात बताइए कि इन सब लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती हो, ऐसा भी होता होगा सर? मैडम हम तो ये समझते हैं कि हमें सभी को मुख्य धारा में जोड़ना है। जैसे हमारे अभी जो हमारे डीजीपी हैं माननीय मोहम्मद अकील जी, उससे पहले भी कई डीजीज आए जो उनके भी एफर्ट्स रहे और इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं जब से ये आए हैं। इनका एक ही स्लोगन रहा है कि इनको अच्छा खाना देना है, रहन सहन अच्छा देना है और इनका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इनको अच्छी देनी है, चाहे वो गैंगस्टर है चाहे कोई भी है। और एक सुधरने का मौका मैडम हर किसी को मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ हर किसी को मिलना चाहिए, इसलिए हम सुधरने का मौका हर किसी को देते हैं। रिहैबिलिटेशन हर किसी के लिए है, उसके लिए मैडम जेल में अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, उसके बाद स्पिरिचुअल जो है ये अलग अलग संस्थाएं हैं, ओम शांति, दिव्या ज्योति है और अपना ये पतंजलि योग है और अपना जियो गीता वाले हैं। और इन्हें बुला के, बहनों को भाइयों को बुला के जो प्रवचन है वो हम करवाते रहते हैं मैडम। और एक एंटी स्ट्रेस जो है प्रोग्राम वो रहता है, योगा रहती है, मेडिटेशन रहती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आध्यात्मिक तरह की वो डे बाय डे करवाते रहते हैं, चलती रहती है। सर वैसे जेल में जीना तो मुश्किल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी सर अगर उनको हम मोटिवेट करते हैं जैसे आप कर रहे हैं संस्थाओं के साथ जोड़ के, तो थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। सर एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर भी कुछ कैदी ऐसे हैं जो पढ़ने में या किसी स्किल में बहुत अच्छा हो, क्योंकि कुछ लोग ना अवसर ढूंढ ही लेते हैं सर। जी जी। तो उनके बारे में बताइए मैडम। कई कैदी हैं हमारे पास। पहले क्या था, यहाँ पे 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती थी सभी जेलों में। हरियाणा राज्य में 20 जेलें हैं सभी जेलों में, लेकिन अब उसको 8 से लेके अब ग्रेजुएशन तक और ग्रेजुएशन तक करवाई जा रही है और उसको पीजी तक भी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैडम सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अंडर ट्रायल जो है, जिसको सज़ा नहीं हुई वो भी अपना यहाँ पे आके अपना फॉर्म भर सकता है। जैसे वो जेल के अंदर फॉर्म भरता है, यदि वो बाहर चला जाता है तो उसको हम मौका देते हैं यहाँ के एग्ज़ाम देने के लिए। कैदियों के लिए भी सुविधा है और हवालातियों के लिए भी ये सुविधा है। तो और कई हैं, बहुत हैं ऐसे, एक दो नहीं है, मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत नाम, एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, जो यहाँ से +2 मैट्रिक +2 ग्रेजुएशन करके पास आउट होके चले गए। इसके साथ साथ मैडम हम यहाँ पे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, पॉलिटेक्निकल है, ITI है और ऐसे और इंस्टीट्यूट हैं, उनको हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। जैसे लेडीज़ के लिए है, उसमें ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी का कोर्स करवाते हैं और उसमें मैडम इसमें स्टिचिंग वगैरह का चलता है। जेंट्स में पेंटिंग का है, क्ले आर्ट का है और साथ में वेल्डिंग मशीन का है, अपना स्प्रे पेंट का है और जो मोटर वाइंडिंग का है, स्कूटर रिपेयर का है। इस तरह के कई कोर्सेज हैं जो हम समय समय पर जेल में करवाते रहते हैं। लेडीज़, जेंट्स, अंडर ट्रायल, कन्विक्ट सब के लिए करवाते रहते हैं, ताकि वो बाहर जाके, जब भी वो जेल से बाहर जाएं और यहाँ से रिहा होने के बाद वो जो बाहर है एक अपना जो उसके जो मुख्य धारा में वो जुड़ सकें, उसके लिए। और इसी में एक बहुत बड़ी जो एक सफलता प्रिजन डिपार्टमेंट ने, जो हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट में ली है, और वो हमारे माननीय मोहम्मद अकील जी जो हमारे DGP साहब हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आप देखिए कुरुक्षेत्र जेल में एक बाहर पेट्रोल पंप लगा हुआ है इंडियन ऑयल की तरफ से। वो 6 स्टेटों में पहली स्टेट हरियाणा, 20 जेलों में पहली जेल कुरुक्षेत्र है, जिस पे ये इस तरह का जो है एक प्रयोग किया गया है। इंडियन ऑयल के साथ मिलके एक पेट्रोल पंप स्थापित किया गया है, जिसे कि कैदी चला रहे हैं। जी सर। सुबह 7 से लेकर साढ़े 7 तक कैदी चला रहे हैं और 7:30 से लेकर प्रातः 7 तक जो है वो एक्स सर्विसमैन चला रहे हैं। 24 घंटे वो पंप चलता है और जिसकी सेल जो है आज की डेट में 18 से 19 लाख डेली की है और वो कैदी चला रहे हैं मैडम। और वो इतने खुश हैं बाहर जाके कि वो, क्योंकि एक तो उनको मैडम सुबह
गिनती खुलते वो बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल शाम सर। तक वो बाहर रहते हैं। एक वो जो अंदर का माहौल है, चार दीवारी का माहौल है, उससे बाहर हैं। बाहर जाके वो आम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है। और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है मैडम, वो जब उनको तेल डालते हुए देखते हैं और उनसे बात करते हैं, उनका पूछते हैं कैसा है। ये तेलंगाना पैटर्न पे किया गया और आसपास के 6 राज्यों में ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और जो कि बहुत कामयाब हुआ। जी सर। और इस एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के बाद ही हमारे डीजीपी साहब ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने 11 जिलों पे ऐसे पंप स्थापित करने की मंजूरी जो है वो हमें दे दी गई है। जी सर, ये सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पेट्रोल पंप है, मैं उसके बारे में बता रही थी मेरे दर्शकों को। सर एक बात और बताइए कि आपकी इस सर्विस के दौरान ऐसा कोई वाक़या जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ तो डेली इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें सर। मैडम ऐसे है, वाक़या तो हर दिन कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। जी सर। तो चलती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि हमारा जो है ज़्यादातर हमारी जो लाइफ है या हमारा जो दिन का मतलब जो समय है वो ज़्यादातर जो है यहीं पे हमारे ऑफिस में बीतता है। हमारे हर त्यौहार इनके साथ हैं, हमारी हर दिवाली दशहरा इनके साथ है, होली इनके साथ है, रक्षाबंधन ये वो सब इनके साथ हैं। एक वाक़या मैं करनाल जेल का शेयर करना चाहूँगा। उस टाइम पे मैं डिप्टी था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक वो था कि एक बंदी था, कैदी था, वो सज़ा थी उसको, लाइफर थी। लाइफर का मैडम मतलब होता है कि 20 साल सज़ा और उसको रिमिशन और ये सब मिलके तो 14 या 12 साल, कुछ लोग 12 साल में चले जाते हैं, कुछ 14 साल में चले जाते हैं। 2 फेज़ में हम रिलीज़ करते हैं। वो उसका देखना पड़ता है कि पैरोल फरलो और ये सब। तो वहाँ पे एक प्रिजनर था, अभी मेरे को नाम याद नहीं उसका कैदी का, वो गूंगा था। अच्छा जी। तो जहाँ पे उसकी गिनती बंद थी वहाँ पे एक मोबाइल मिला और वो मोबाइल बता नहीं रहे थे कौन है कौन नहीं है, किसका है कैसे नहीं है। तो मैंने उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो वो हाँ ऐसे करे कि वो गूंगा, और सब मेरे को बोले सर इससे क्या पूछ रहे हो, हम इसको पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, गूंगा है ये, बिल्कुल गूंगा और इस तरह से है। तो मैंने कहा यार गूंगा है तो अब इसकी बैरक से मिला है या वो चक्कियों में बंद था, सुरक्षा वार्ड में भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैडम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मोबाइल है, कुछ नशा है, कुछ है, हम कितनी भी कोशिश कर लें इसको जेल में रोकने की, हम मतलब 100% कामयाब नहीं होते। कहीं ना कहीं कुछ हमारे बीच में जो है भेड़े हैं जो इस तरह का काम करती है, हमारा स्टाफ है, कुछ है किसी तरह से ये कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जेल के अंदर ये चीज़ें ना आएँ। तो वो सर्च में मिल गया तो मैं उससे पूछताछ कर रहा, वो बता नहीं रहा, वो आगे से एक्टिंग कर रहा कि मैं गूंगा हूँ, और वो बोले मेरे मुलाजिम कि सर ये गूंगा है। मैंने सख्ती से थोड़ा सा उससे किया। हाँ जी। तो 2-4 बार पूछा तो वो बोलने लग गया और बताने लग गया। वो उसने बताया ऐसे ऐसे करके इसका ये और वो एक फिर वहाँ पे पूरी करनाल जेल में ये हो गया कि जी डिप्टी साहब ने तो गूंगा बुला दिया। बिल्कुल। तो ये वाक्य मेरे लिए भी बहुत फनी था। बिल्कुल नहीं। तो वो गूंगा जो था वो एक्चुअल में गूंगा नहीं था, वो सिर्फ उल्लू बना रहा था। वो कमाल है, 2-3 साल से हाँ, बना रहा था। वो उल्लू बना रहा था कि मैं गूंगा हूँ, वो गूंगा नहीं था। बाद में बोलने लग गया, पर उसने बताया कि ये मोबाइल कैसे आया, कहाँ से आया। फिर हमने उसकी जो प्रशासनिक आधार पे जो भी हमारी कार्रवाई थी वो भी की, और उसको एक स्वीपर ने वो लाके दिया था। तो स्वीपर के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। तो इस तरह के कई वाक़े हैं हर जेल के, कहीं ना कहीं होते रहते हैं। जी जेल में जेल प्रशासन है आपका, तो यहाँ पे मेंटली तो आपको बहुत प्रेशर रहता है, तो उसके लिए तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और साथ में फिजिकली भी आपको फिट रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए सर आप क्या करते हैं, और आपके जो कर्मचारी हैं सर उसको कैसे, मतलब आप फिजिकली कैसे फिट रहते हैं, वो भी हमारे। बिल्कुल मैडम, सही सवाल है आपका। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब मैंने 2007 में ये जॉब ज्वाइन की थी, तो मेरी शादी को 2-3 साल हुए थे और बेटा अभी छोटा ही था। बेटा होने के बाद जॉब लगी। तो मैडम मैं एकदम से अपने उधर से एक अलग एटमॉस्फेयर से एकदम से एक अलग उसमें आ गया। तो बिल्कुल डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था मेरे लिए एकदम से। तो जैसे मैं डिप्टी उस पे रैंक पे आया, मैं डीएसपी मतलब डायरेक्ट में उसमें हुआ, तो एक मेरे को आदत डल गई गालियाँ देने की, क्योंकि हमारे गाली चलती है, क्या करें। अब कम है, उस टाइम पे थी। 2007, 8, 9, 10 तक रही। उसके बाद
तो गाली मेरे जुबान पे आ गई कि मैं किसी से बात करता था तो गाली निकलती थी मुंह से। जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रेडी हो रहा और ब्रेकफास्ट मेरे लिए आ रहा था, मैडम लेके आ रहे थे ब्रेकफास्ट, और मैं कुछ गाली दे के बात कर रहा हूँ। तो बेटा आया, एट दैट टाइम ही वॉज ओनली आई थिंक 3 year old, जी और वो मेरे को बोला कि पापा आप इतनी गालियाँ क्यों देते हो। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को बड़ा हैरान हुआ, मैं कह रही है बच्चा इतनी छोटी सी चीज़ नोटिस कर रहा है। तो तब से मैंने अपने आप को काफ़ी सुधारने की कोशिश की और काफ़ी सुधार भी लिया कि गाली नहीं, घर में नहीं, घर का माहौल अलग रहेगा और मेरे ऑफिस का माहौल अलग रहेगा। एक तो ये मैडम उस दिन से मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की। जी सर। दूसरा क्या रहता है मैडम, जैसे मेडिटेशन का मैंने बताया कि जैसे हम बंदियों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मेडिटेशन करवाते हैं, ऐसे हम खुद भी करते हैं, अपने स्टाफ को भी मेडिटेशन करवाते हैं। बस उनका हर महीने मैडम एक वो रहता है, मीटिंग रहती है। जी। तो उसमें मैं उनसे पूछता हूँ किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी तरह की है, कोई भी है, उसमें हम बैठते हैं, हम चाय वगैरह लेते हैं इकट्ठे, आधा पौना घंटा हम इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें हंसी मजाक भी चलता है। तो उसमें कोई छोटा मोटा किसी को स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता देता है, तो उसका वहीं पे ही हम जो हल है वो कर देते हैं। इसके साथ साथ मैडम जैसे आपको बताया, भगवान है वो बहुत बड़ी शक्ति है एक, उनका जो है सिमरन जो है, सुबह शाम वो सिमरन करते हैं, उनको ये बोलते हैं कि मालिक हर चीज़ से, हर बुरी उससे दूर रखना, और अनजाने में बुरा हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना, जानबूझ के किसी का बुरा करने मत देना। तो ये चीज़ सुबह यही सोच के आके मैडम रोज़ सीट पे बैठते हैं, शाम को जाते हैं तो धन्यवाद करके जाते हैं कि आपका धन्यवाद, आज का दिन आपने अच्छा निकाला, और कल के दिन की और अपेक्षा करते हैं कि कल का दिन भी आप अच्छा निकालेंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। तो स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेस रहता है लाइफ में, मैं ये नहीं कहता नहीं रहता, कई बार रहता है स्ट्रेस, क्योंकि आप समझते हैं कि अंदर हमारे पास जैसे अभी 850 की गिनती है, तो आधा गांव एक तरह से वो हमारे पास है, और एक सब के सब क्रिमिनल्स हैं, तकरीबन क्रिमिनल्स। और जो मेन गैंगस्टर्स हैं मैडम, उनका क्या है कि हम जो है सुबह आते हैं, हम ये सोचते हैं आज हमने क्या अच्छा करना है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे स्टाफ को अच्छा लगे और इन प्रिजनर्स को, जो बंदी हैं, उनको अच्छा लगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सुबह होते ये सोचते हैं कि आज हम ऐसा क्या करें कि आज ये सब तंग हो जाएं, जितने ऑफिसर हैं, जितना स्टाफ है, वो तंग हो जाए। जहां हमारी सोच खत्म होती है मैडम, वहां इनकी सोच शुरू होती है, क्योंकि इनका माइंड जो है बहुत शार्प होता है और ये उल्टा बहुत सोचते हैं। तो हमें उस चीज़ को टैकल करने के लिए अपने अंदर की जो शक्ति है उसे जागृत करना होता है, उसे हमें एक मेंटेन करके, एक लेवल तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हम इनको कंट्रोल कर सकें। और कंट्रोल भी बातों से, प्यार से और उस चीज़ से कर सकें। कोशिश यही करते हैं कि किसी के साथ ज़्यादा सख्ती से ना निपटा जाए, जितना हो सके उसको समझा के उस तरह से उसे वो किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, योगा है मैडम, उसके बाद स्पिरिचुअल प्रवचन है, गुरबानियाँ वगैरह हैं, इस तरह की हैं, उनको सुनते हैं, सुनाते हैं, योगा करते हैं, कराते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कराते हैं, उसी के साथ खुद भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अपने इनको प्रिजनर्स को भी स्ट्रेस फ्री रखने की एक भरसक प्रयास करते हैं। जी मैडम। सर ने बहुत बढ़िया कहा है कि वो कहते हैं कि अगर फलक को ज़िद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी ज़िद है अपना आशियां वहीं बनाने की। तो आपने भी कोशिश की हुई है इनके साथ अच्छे से। सर एक और बात है कि यहाँ पर जो युवा हैं जेल में, आजकल कुछ ज़्यादा ही युवा जो हैं वो इस ओर चल पड़े हैं, हिंसा की ओर या चोरी की ओर, और भी कई घटनाएं हो रही हैं। सर आप हमारे युवाओं को कुछ संदेश दीजिए, क्योंकि आप इन लोगों के बीच में रहते हैं, किस तरह से इनका भी तो परिवार प्रभावित होता है, वो यहाँ रह रहे हैं। सर मैडम मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई क्राइम करके अंदर आता है तो अकेला वो सफरर नहीं रहता। जी सर। सिर्फ उसी को ही नहीं पछताना पड़ता, एक जिस फैमिली के साथ वो गलत करके आया है, किसी का मर्डर किया है, रॉबरी की है, डकैती की है, या किसी बच्ची का रेप किया है, या कुछ किया है, वो करके अंदर आ गया, तो एक तो वो परिवार भुगत रहा है, वो पछता रहा है, सफ़र कर रहा है, साथ ही साथ उसका परिवार भी कर रहा है। माँ परेशान, बाप परेशान, बहन भाई सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि समाज, हमारा समाज गलत लोगों को नहीं अपनाता। हमारा समाज जो है गलत लोगों से, गलत करने वालों से नफ़रत करता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम रहती है कि स्टार्टिंग में दोनों परिवार सफ़र करते हैं, अकेला वो नहीं करता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें
अच्छी सोच रखनी चाहिए, हमें अच्छा बच्चों का परवरिश करना चाहिए, हमें अपना खान पीन अच्छा करना चाहिए, हमें अपना रहन सहन अच्छा करना चाहिए, हमें गलत संगति से बचना चाहिए, हमें अब हर वो बेशक प्रयास करना चाहिए कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे माँ बाप को समाज में शर्मिंदा होना पड़े, या मेरे को शर्मिंदा होना पड़े, या मेरे को कोई जेल की हवा खानी पड़े, मेरे को सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो मैं जो भी युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं, मेरे भाई हैं और मेरी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो हमारा आज का मॉडर्न ज़माना है और जो आज की मूवीज़ चल रही हैं, या हम नेटफ्लिक्स पे हैं, या हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, हम देखते हैं कई अपना फुकरापंती में या अपने आप को थोड़ा ओवर दिखाने के लिए गलत सलत वीडियो डालते हैं, गलत सलत मैसेज देते हैं, अपने आप को दादा दिखाते हैं, वो दिखाते हैं ताकि युवा प्रभावित हो सके। मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। कोई कितना भी बड़ा दादा बन जाए, कितना भी बड़ा डॉन बन जाए, बदमाश बन जाए, जेल के अंदर आके उसकी हर बदमाशी, उसकी हर दादागिरी, हर चीज़ उसकी ख़त्म है। कोई नहीं पूछता उन्हें। यहाँ पे एक तरफ कोने में पड़े रहते हैं 24 घंटे, और वो पतली दाल और वो रोटी और वो खाते हैं। कोई उनको ऐशो आराम नहीं मिलता, कोई नहीं पूछता, कोई उन्हें सलाम नहीं करता, कोई उन्हें दुआ सलाम नहीं करता। एक कोने में पड़े रहते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है। जब तक वो जेल में रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो उनका जो एंटी गैंग वार रहता है वो या तो उसको मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। तो इनका एंड जो है वो इनका एंड इनकी मौत है, और इनकी उम्र बहुत छोटी होती है। आप देखिए, हिस्ट्री उठा लीजिए मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, आप हिस्ट्री उठा लीजिए कि जो भी बदमाश हुआ है, नामी ग्रामी बदमाश हुआ है, 25-30 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जिया वो। उसकी एक्चुअल उम्र जो है 25 या 30 साल रही है। उसके बाद या तो वो पुलिस ने मार दिया या आपस में गैंग वार में मारे गए। तो ये जो दिखाते हैं, वेपन लेके स्टोरी डालते हैं या और तरह की हुड़दंगबाजी या कुछ इस तरह का अपना एक रूमर बनाते हैं कि हम ये हैं वो हैं, कोई कुछ नहीं है। इनके पीछे ना लगें, अपने माँ बाप की बात सुने। माता पिता सबसे बड़े आपके गुरु हैं, उनकी बात सुने, वो आपको कभी भी गलत तरफ नहीं जाने देंगे। गलत संगति से बचिए। यदि कोई आपका मित्र प्यारा बहन भाई कोई गलत संगति में, उसे समझाएं। नशों से दूर रहें, क्योंकि नशा हमारे समाज को खोखला करता है, हमारे दिमाग को खोखला करता है, हमारे शरीर को खोखला करता है, हमारी आत्मा को खोखला करता है। आप देखिएगा जितने भी अपराध होते हैं, ज़्यादातर अपराध जो है नशे के दुत में उसमें होते हैं। जब एक आदमी कोई गलत तरह का नशा कर लेता है तो उसकी सूझबूझ, उसकी सोच, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर वो गलत काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, किसी का रेप करता है, मर्डर करता है। बिना नशे के नहीं होते। तो नशे से आप दूर रहिए। और जो इस तरह की आपको गलत सलाह देते हैं कि ये डॉन है, ये वो है, वो है, कोई डॉन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बदमाश नहीं है। सबकी बदमाशी यहाँ पे धरी रह जाती है, किसी की बदमाशी नहीं चलती। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। अपने भविष्य आप खुद निर्माता हैं, अपने भविष्य को अच्छी तरफ लेके जाएं, अच्छे संस्कार अपनाएं, अच्छे विचार रखें, अच्छी किताबें पढ़ें। और यदि मीडिया पे, इस पे अपना सोशल मीडिया पे कुछ देखना है तो अच्छी चीज़ें देखें जो हमारे बड़े बुजुर्ग देखा करते थे। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात बताई है हमारे युवाओं को, क्योंकि आप इनसे रूबरू होते हैं। जी। तो आपने जो बताया है वो आशा करती हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो भी ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों से दूर रहेंगे। सर, आपसे हमने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे प्रयास हैं ये इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, जिस सकारात्मक सोच के साथ आप लगे हुए हैं। सर, धन्यवाद सर। जी मैडम, धन्यवाद। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए, आपने समय निकाला और आपने मेरे विचारों को जो है अपना सोशल मीडिया के थ्रू आम पब्लिक तक, युवा साथियों तक, इन तक पहुंचाया। मैं अपने युवा साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं और जब हम यूनिफॉर्म जॉब में आते हैं तो हमें एक चीज़ बोली जाती है, जय हिंद। जय हिंद का मतलब हमारा हिंद है उसकी हमेशा जय हो। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं सिर्फ हमें ही हिंद को जय कहने का हक़ है, आपको भी है। और वो आप कैसे कह सकते हैं? हमारे समाज को, हमारे हिंद को दलदल में, बुराइयों की दलदल में धंसने से बचा के, हर अपने शहर, अपना शहर,
आपका जो मोहल्ला है उसको गंदगी से बचा के, साफ़ सुथरा रख के, नशा मुक्त करके, भय मुक्त करके आप मदद कर सकते हैं। आप स्वयं नहीं कर सकते, आपके पास पुलिस है, आपके पास और सोर्सेज है। यदि आपको दिखता है कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, टोल फ्री नंबर है सभी के, हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करें। पुलिस जो आपकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचेगी। आपसे फिर से मेरा आग्रह है, नशों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छा आचरण रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छा भोजन अपना ग्रहण करें, माता पिता का आदर करें और सबका बड़ों का सम्मान करें और सबका कहना मानें। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, तो आज हम आए थे कुरुक्षेत्र की जेल में और आज हमने बात की एसपी जेल श्री सोमनाथ जगत जी से और आज हमने यहाँ की कार्यशैली भी देखी कि जेल की किस तरह से होती है। साथियों, मैं सभी अपने जो भी जेल में रहते हैं या जो भी कैदी हैं जो सुधार के लिए यहाँ पे आए, उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि आप अच्छा कहीं भी रहते हुए कर सकते हैं। वो किसी ने कितना अच्छा कहा है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक लहर आएगी कुछ मिटेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे तो मिटेगा नहीं। साथियों, सामान्य परिस्थिति में तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, आप इस परिस्थिति में भी कुछ कर सकते हैं। बस इस सोच के साथ आगे बढ़िए, जब यहाँ से बाहर जाएं तो बिना किसी कड़वाहट के बाहर जाएं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। शुक्रिया।